वेलकम टू आकाश प्रोडक्शंस एंड यस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इकोनॉमिक्स क्लास 10+2 का फर्स्ट लेक्चर एंड दैट इज इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो पूरी जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। इकोनॉमिक्स ऑफ 10+2 इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड ये बात भी है कि 10th का इकोनॉमिक्स और 10+2 का इकोनॉमिक्स तो बहुत ज्यादा डिफरेंट है। डिफिकल्ट नहीं है, डिफरेंट है। अगर आप इंटरेस्ट के साथ करोगे इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू। So without any further delay, let's get started. So आपने देखा होगा कि जीएसटी का डिसीजन गवर्नमेंट ने 2017 में लिया था एंड उसके बाद डिमोनेटाइजेशन का डिसीजन आया लेटर इन 2018 एंड आपके घर पे भी कई बार ऐसे डिसीजन लेते होंगे कि हम लोग 1 लाख या टू लाख की कार लेंगे या फिर एसी खरीदेंगे या फिर कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंस खरीदेंगे, कोई आईफोन खरीदेगा। सो जो भी ऐसे मनी के डिसीजंस करता है उसे हम लोग इकोनॉमिक की भाषा में बोलते हैं इकोनॉमिक एजेंट्स। यस, hope it is very much clear. Economic agents are those individuals or institutions who take financial decisions, जो financial decisions लेते हैं। This includes consumers, producers and government. Yes, government भी होती है, हमारे मोदी जी भी होते हैं, प्रोड्यूसर्स हमारे अंबानी जी भी होते हैं एंड कंज्यूमर्स हम सब लोग भी इकोनॉमिक एजेंट्स हैं जो इकोनॉमिक डिसीजंस लेते हैं। हमें इकोनॉमिक एजेंट्स बोलते हैं। अब क्वेश्चन, जैसे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी ये सब साइंटिस्ट ने स्टार्ट की थी। न्यूटन के सिर पे एप्पल गिरा था एंड उसने ग्रेविटी इन्वेंट की एंड फिजिक्स उसने पूरी फिजिक्स इन्वेंट की। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने डिफरेंट डिफरेंट थ्योरी दी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी डिफरेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नाउ द क्वेश्चन कम्स, इकोनॉमिक्स किसने इन्वेंट की? सो इकोनॉमिक्स इन्वेंट की थी लॉर्ड जे.एम. केन्स ने। जो आज हम मॉडर्न इकोनॉमिक्स देख रहे हैं, मॉडर्न इकोनॉमिक्स की बात हो रही है, ओल्ड की नहीं हो रही है अभी। मॉडर्न इकोनॉमिक्स लॉर्ड जे.एम. केन्स ने इन्वेंट की थी। ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हु इज द नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स? लॉर्ड जे.एम. केन्स। अब इन्होंने कैसे की थी इन्वेंट? अच्छा, हमें उस फिजिक्स का तो पता है, न्यूटन के सिर पे एप्पल गिरा, उसने ग्रेविटी इन्वेंट की, फिजिक्स बन गई। सो लॉर्ड जे.एम. केन्स ने एक बुक लिखी थी, द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। इन्होंने ये बुक लिखी थी जिसमें इन्होंने इकोनॉमिक्स की हर एक थ्योरी को डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि ऐसे ऐसे हम कर सकते हैं। और कब लिखी थी? 1936 में। यस, 1936 में इन्होंने बुक लिखी, द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ये सीक्वेंस याद रखना। और 1936 से 2021 तक इनकी बुक को आज भी रेलेवेंट एंड एप्लीकेबल माना जाता है। नाउ कम्स, अच्छा अब इन्होंने बुक क्यों लिखी? यस, इन्हें क्या जरूरत थी बुक लिखने की, तो वो भी हम देखेंगे। उसके लिए हमें जाना होगा 1929 के ईयर में। 1929 के ईयर में ग्रेट डिप्रेशन आया था। ग्रेट डिप्रेशन मतलब इकोनॉमी डूब रही थी। अब कैसे डूब रही थी? देखो, सबसे पहले याद रखना ईयर कौन सा था। ईयर था 1929 टू 1933 और समटाइम्स 30 में वो स्टार्ट हुआ था एंड 33 पे वो एंड हुआ था। सो आपको बस ये वाला ईयर जो याद रखना है कि 1929 टू 1933 तक ग्रेट डिप्रेशन चला था। अब इसमें हुआ क्या था? ये कहाँ कहाँ हुआ था? वेयर? यूएसए एंड यूरोप में, जो डेवलप्ड इकोनॉमिक्स थे उस टाइम की, वहां पे ये हुआ था। अब एग्जैक्टली क्या हुआ था? देखो, मेन रीजन आपको याद रखना है कि डिमांड लो थी, एग्रीगेट डिमांड हो उसको। अब अगर सपोज करो प्याज की डिमांड ही लो है तो किसान भी कम प्याज उगाएगा कि डिमांड तो है नहीं। सो एट दैट टाइम ऑल्सो, क्योंकि चीजों की डिमांड लो थी, लोगों के पास पैसा कम था, एग्रीगेट डिमांड लो थी, इसलिए आउटपुट भी लो थी। अब अगर आउटपुट लो थी तो ऑब्वियसली किसान काम नहीं करेगा, कोई काम नहीं कर रहा था। तो ड्यू टू अब इन दोनों रीजंस के कारण एम्प्लॉयमेंट गिर गई, एम्प्लॉयमेंट फेल, मतलब लोग बेरोजगार होने लग गए। एंड लास्टली मैनी फैक्ट्रीज वर लाइंग आइडल्स। कई फैक्ट्रीज बिल्कुल खाली बैठे, कोई काम नहीं, धंधा नहीं उनके पास। एंड वर्कर्स वर थ्रोन आउट ऑफ द जॉब। यस, वर्कर्स को उनकी जॉब से निकाल दिया गया। एंड अगर नंबर सिस्टम में वाइज करें तो यूएसए में एम्प्लॉयमेंट रेट जो था वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3% से 25% बढ़ गया था। मतलब अगर पहले 3% लोग बेरोजगार थे, तब उस वक्त 1929 में 25% लोग बेरोजगार हो गए एंड जो आउटपुट थी वो भी गिर गई थी बाय 33%। दिस इज ग्रेट डिप्रेशन। जो आपको पूछ सकता है व्हाट डू यू नो अबाउट ग्रेट डिप्रेशन, सो मैंने आपको फुल पैरा नोट्स में बना के दिया है। नोट्स इज विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो, आपको फ्री पीडीएफ मिल जाएगा फॉर द नोट्स। ओके, सो अब देखो 1930
1930 में ये स्टार्ट हुआ, 1933 में ये एंड हो गया था ऑलमोस्ट। 1933 में लॉर्ड जेम्स ने देखा कि जो उस टाइम की थ्योरीज थी वो चल नहीं रही थी, इसीलिए उन्होंने 3 साल रिसर्च की और 1936 में एक बुक लिखी, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, एंड दैट इज व्हाई इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। अब उनके मुताबिक इकोनॉमिक दो प्रकार की होती है, आपको पता होगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स MI एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स MA। अब ये क्या होता है? सो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, इसका हम देखते हैं, पहले डिफरेंस ही देखते हैं डायरेक्टली। फर्स्ट डिफरेंस आएगा टर्म के अकॉर्डिंग। मैक्रो इकोनॉमिक्स एक ग्रीक वर्ड से निकला है, माइक्रोस। माइक्रोस ग्रीक वर्ड जिसका मतलब होता है छोटा, ठीक है। एंड मैक्रोस एक ये भी ग्रीक वर्ड से निकला है, बट वर्ड है मैक्रोस जिसका मतलब होता है, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ इस जिसका मतलब होता है लार्ज। यस, मैक्रोस का मतलब लार्ज, मैक्रोस का मतलब स्मॉल। ओके, एंड मीनिंग। अब इसका मीनिंग, मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है, इट इज स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स ऑफ एन इकोनॉमी। यस, अगर हम लोग एक एक इकोनॉमिक यूनिट्स को पढ़ते हैं देन उसे बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगर हम पूरी इंडिया को इकट्ठे स्टडी कर रही हैं देन इट मींस मैक्रो इकोनॉमिक्स। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग स्पेशल स्कूल्स की बात कर रहे हैं, सपोज का इंटरनेशनल स्कूल एंड डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स को हम अलग, आपका स्कूल अलग एग्जाम ले रहा है तो वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन अगर पूरे स्कूल CBSE के एग्जाम हो रहे हैं देन इट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। यस, मैक्रो मीन्स छोटे लेवल पे, मैक्रो मीन्स बड़े लेवल पे। एंड अल्टरनेटिव नेम्स, इनके दूसरे नाम क्या क्या है, निक नेम्स क्या है इनके? मैक्रो इकोनॉमिक्स को प्राइस थ्योरी भी बोलते हैं एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स को द थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं। सेंट्रल प्रॉब्लम, सेंट्रल प्रॉब्लम कौन सी है? इसमें सेंट्रल प्रॉब्लम होती है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, की रिसोर्सेज किसे किसे देनी है। एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में सेंट्रल प्रॉब्लम होती है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। यस, इनकम कैसे इंक्रीज करनी है, एम्प्लॉयमेंट कैसे इंक्रीज करनी है। डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट मतलब जो ऊपर लिखे प्रॉब्लम्स हैं उन्हें हम कैसे सॉल्व करते हैं। प्राइस इज यूज्ड टू सॉल्व प्रॉब्लम। यस, प्राइस ऊपर ऊपर वाली एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज होता है। एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में इनकम इज यूज्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स एंड इसके एग्जांपल्स, पर्सनल इनकम, डिमांड, सप्लाई, प्राइस, पर्सनल सेविंग एक्सेट्रा। अब देखो इसके एग्जांपल अगर याद है तो आप इसके एग्जांपल आसानी से ढूंढ लोगे। पर्सनल इनकम का अपोजिट नेशनल इनकम, डिमांड एग्रीगेट डिमांड, सप्लाई का एग्रीगेट सप्लाई, प्राइस का जनरल प्राइस लेवल एंड पर्सनल सेविंग का नेशनल सेविंग। सो इजीली आप याद कर सकते हो। ये पैरा में बहुत से क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। सबसे पहले तो मैक्रो एंड मैक्रो कौन से वर्ड से निकले हैं, क्या मतलब है उनका, उनकी बेसिक डेफिनेशन क्या है, इनके अलग अलग नेम क्या है। सो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं कहूंगा ये पूरा PDF बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सब्जेक्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स। हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ने वाले हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग 6 स्टडीज करेंगे। किस किस की? अगर आपको याद कैसे रखना है, ट्रिक बताता हूँ। IME आई एम इंग्लिश, आपको ऐसे याद रखना है। याद रखना, इंग्लिश में डबल E आएगा। अब I से आएगा इंटरनेशनल ट्रेड, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, हम इसमें पढ़ेंगे कि इंटरनेशनल ट्रेड कैसे होता है। सेकेंड आ गया M से थ्योरी ऑफ मनी। यस, मनी कैसे काम करती है, कैसे जनरेट होती है और कैसे इकोनॉमिक्स में वो इकोनॉमी में वो घूमती रहती है। एंड E फॉर, इसका E आएगा फॉर एम्प्लॉयमेंट। यस, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट पढ़ेंगे कि लोग कैसे अनएम्प्लॉयड होते हैं और कैसे उन्हें वापस जॉब मिलती है वगैरह वगैरह। एंड फोर्थ नंबर पे आएगा थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड फिफ्थ पे आएगा नेशनल इनकम। यस, नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट होती है, जो आप अखबारों में रीड करते हो, न्यूज़पेपर्स में, GDP गिर गई, GDP इंक्रीज हो गई, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी हम लोग इसमें पढ़ेंगे। थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, गुड्स के प्राइसेस कैसे डिसाइड होते हैं वो भी हम पढ़ेंगे। तो इंटरेस्टिंग है सब कुछ। अच्छा, मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, सपोज वो आपको केस स्टडी वाइज पूछ सकता है कि एक बच्चा है, उसने नेशनल इनकम के बारे में रीड करना है, ठीक है, नेशनल इनकम के बारे में, NI के बारे में, तो वो कौन सा सब्जेक्ट पढ़े, मैक्रो इकोनॉमिक्स या मैक्रो इकोनॉमिक्स? तो आपको पता है कि नेशनल इनकम की स्टडी मैक्रो इकोनॉमिक्स में आती है, तो आप पेपर में MCQ लगा सकते हो मैक्रो इकोनॉमिक्स। बस आपको इनके पॉइंट्स याद रखने हैं, इनकी एक्सप्लेनेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। और मैंने आपको बता दिया है ट्रिक, IMEEENG, दिस इज द निमोनिक फॉर दिस। ओके, अब इम्पोर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स क्यों मतलब पढ़ रहे हैं?
इसमें हमने किया कि हम क्या पढ़ रहे हैं, अब इसमें पढ़ेंगे कि हम क्यों पढ़ रहे हैं। फर्स्ट आ गया नेशनल इनकम। यस, मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें बताता है कि कैसे नेशनल इनकम कैलकुलेट होती है और कैसे नेशनल इनकम डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स के थ्रू अफेक्ट होती है। बस इट प्रोवाइड्स मेजर टू अंडरस्टैंड द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड हेल्प अस टू हाउ इनकम इज अफेक्टेड बाय वेरियस फैक्टर्स। सेकंड पॉइंट आ जाएगा गवर्नमेंट पॉलिसीज। यस, अगर हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स का पूरा ज्ञान है तो हम ये इजीली पता कर सकते हैं कि गवर्नमेंट कैसे कंट्रोल करती है इकोनॉमी को और गवर्नमेंट की पॉलिसीज कैसे बनती हैं। यस, अगर आप रीड करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फॉर्मुलेशन ऑफ गवर्नमेंट बजट पॉलिसीज रिगार्डिंग कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन becomes in easier with the help of various macroeconomics aggregates. एंड थर्ड आ जाएगा इंटरनेशनल कंपैरिजन। यस, अगर हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो हमारी इकोनॉमी को हम दूसरे इकोनॉमी से कंपेयर कर सकते हैं, हमारे इकोनॉमी को दूसरी इकोनॉमी के साथ कंपेयर। इट फैसिलिटेट इंटरनेशनल कंपैरिजन बाय प्रोवाइडिंग कॉमन मेजर्स टू कंपेयर। यस, अगर हर कंट्री को जीडीपी निकालना आता है तो वो एक दूसरे की डेवलपमेंट कंपेयर कर सकते हैं। हम इंडिया की डेवलपमेंट यूएसए से कंपेयर कर सकते हैं ड्यू टू ओनली माइक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स का ज्ञान है तो कोई भी प्रॉब्लम जो बड़े लेवल की है लाइक पॉवर्टी, एम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन। हाँ, इन्फ्लेशन का क्या मतलब होता है? इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। yes, कई बच्चों को पता होगा एंड दैट्स वेरी गुड, बट समटाइम्स देयर आर सम स्टूडेंट्स हु आर अनअवेयर अबाउट दिस फैक्ट। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। हम महंगाई को भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे सॉल्व थोड़े से प्रॉब्लम मिस्टेक हैं आई गेस। ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, नेक्स्ट आ गया टू स्कूल्स ऑफ थॉट। अब यहाँ पे स्कूल का मतलब वो नहीं है हमारा विद्यालय जो हम जिस स्कूल में हम पढ़ते हैं, नो। इस यहाँ पे स्कूल का मतलब है ग्रुप। ठीक है, ग्रुप। यस, अब देखो हमें पता है 1929 में डिप्रेशन आया था, है ना? और उसके बाद 1933 के बाद लॉर्ड जेम्स केन्स के कारण एक न्यू इकोनॉमिक चली थी। अब ध्यान से सुनना, जो पीरियड जो लोग पहले वाले इकोनॉमिक्स को मानते थे 1929 से पहले की इकोनॉमिक्स को, उस ग्रुप को बोलते हैं क्लासिकल स्कूल। जो लोग 1933 के बाद वाले इकोनॉमिक में बिलीव करते हैं और वो जो हम सब करते हैं, दैट इज कॉल्ड केन्जियन स्कूल। अब इसे केन्जियन स्कूल क्यों बोलते हैं? क्योंकि लॉर्ड जेम्स केन्स ने इसे बनाया है। लॉर्ड जेम्स केन्स कौन थे? फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। ओके, क्लासिकल स्कूल्स में होता क्या था? क्लासिकल स्कूल्स पहले पढ़ते हैं कि इसे इनमें कौन कौन बिलीव करता था। एडम स्मिथ बिलीव करते थे, इस सारे नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। जेम्स मिल बिलीव करते थे, मार्शल बिलीव करते थे, मैथस बिलीव करते थे, फिजियो एंड रिकार्डो। आई गेस ये 6 पीपल हैं जो मैक्रो क्लासिकल स्कूल्स की थ्योरी में बिलीव करते थे, जो पुरानी थ्योरीज में बिलीव करते थे। एडम स्मिथ, जेम्स मिल, मार्शल, मैथस, फिजियो, रिकार्डो। आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना चाहिए। अच्छा, हम ये तो पढ़ रहे हैं कि ये क्लासिकल स्कूल के थ्योरी में मानते थे। अब ये थ्योरी कहती क्या थी? ये थ्योरी कहती थी द गवर्नमेंट शुड नॉट इंटरफेयर इन द एरियाज ऑफ प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। यस, कि गवर्नमेंट मार्केट के कामों में इंटरफेयर ना करे, ना तो वो प्रोडक्शन में इंटरफेयर करे, ना वो कंजम्पशन में इंटरफेयर करे, ना वो इन्वेस्टमेंट में इंटरफेयर करे। डिसीजन रिगार्डिंग what to produce, how to produce and how much to produce are taken by demand and supply. Yes, कि जो भी डिसीजंस हैं वो सिर्फ और सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई को ही लेने दो, तुम कुछ मत करो। यस, गवर्नमेंट को ये बोलते हैं। अब इसमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो होता था ये मेन मोटिव होता था। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज द मेन मोटिव ऑफ दिस इकोनॉमी। एंड लास्टली फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इज द मेन फीचर ऑफ द इकोनॉमी। फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्या होता है? इन साधारण भाषा में जब हमारी डिमांड हमारी सप्लाई से इक्वल होती है। सपोज करो आपको 10 प्याज चाहिए थे, आपको 10 मिल गए। डिमांड सप्लाई इज इक्वल टू सप्लाई, उसे बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ये कहते थे कि डिमांड हमेशा सप्लाई के इक्वल ही रहेगी। तो ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको ये आने चाहिए। कौन कौन चाहता था इसमें क्या गवर्नमेंट इंटरफेयर ना करे, साइड डिसीजन मार्केट ले एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इनका मेन प्रॉफिट है। अब देखो जो जो इनके पॉइंट्स हैं क्लासिकल स्कूल वालों के, एग्जैक्ट अपोजिट इन केन्जियन स्कूल वालों के हैं। फर्स्ट आएगा हु, कौन चाहता था? लॉर्ड जेएम केन्स ही चाहते थे। यस, जो बुक वाले अंकल थे वही इसमें बिलीव करते थे। वो सारे 6 थे, ये अकेले ही खड़े हैं इनके साथ।
यस, अब वहां पे क्या था, गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती थी, यहाँ पे गवर्नमेंट मस्ट इंटरफेयर इन द एरिया ऑफ प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट। यस, the second point में क्या बोलते हैं, decisions regarding what to produce, how to produce and how much to produce are taken by demand and supply and government also। ठीक है कि गवर्नमेंट भी दे और डिमांड एंड सप्लाई भी दे। वहां पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता था मेन मेन इनकम मोटिव, और यहाँ पे होता है सोशल वेलफेयर वेलफेयर, लोगों का भला। अब यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होता था, डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई होती थी, लेकिन यहाँ पे नहीं होती थी। फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इज नॉट द मेन फीचर ऑफ द इकोनॉमी। यस, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। होप आपको समझ में आया हो, अगर समझ में आया है देन प्लीज कमेंट डाउन बिलो कि आपको कितना समझ में आया एंड व्हाट आर द मॉडिफिकेशंस अगर आपको कोई लेक्चर में चाहिए, वी विल वर्क ऑन दैट। एंड यस, हमारी पूरी टीम, बेसिकली मैं खुद आपके कमेंट्स को रिप्लाई करेंगे विद इन 20 विद इन सिंगल डे। हम ट्राई करेंगे कि हम रिप्लाई करें। होप आपको लेक्चर समझ में आया हो, एंड इफ यू वांट द नोट्स देन नोट्स is in the description, and please subscribe to the channel and please share it with your friends. Thanks for watching.